यूपीएससी में जब जैव विविधता से प्रश्न पूछा जाता है तो उसका ऑप्शन में जैव विविधता अधिनियम या जो कानून वगैरह जो संस्थागत तंत्र है उनके बारे में ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। यदि आपको उनके बारे में पता होगा तभी अपन उस प्रश्न को पूरा अटेंड कर पाएंगे। तो अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पीटी के अनुसार महत्व रखते हैं, उनकी बात करते हैं। तो भारत में संरक्षण और लाभ साझाकरण के लिए जो तंत्र बनाए गए हैं वो है जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट BDA 2002। इसमें क्या बात कही गई है? बायोपायरेसी समझते हो क्या होती है बायोपायरेसी? आपको पता होगा तो ये हल्दी वगैरह जो अपनी पारंपरिक ज्ञान था इसका विदेशी संस्थाओं द्वारा पेटेंट करवा लिया जाता था, तो इसको बायोपायरेसी बोलते थे। तो इसको रोकने के लिए आया था ये। बायोपायरेसी में क्या है? विदेशी संस्थाओं द्वारा लाभ साझा किए बिना वाणिज्यिक उपायों से बचाता है। यानी अब जो बायोपायरेसी होगी वो नहीं हो पाएगी, इसके लिए संस्था बनाई गई थी। इसको त्रिस्तरीय संस्थाएं, जैसे अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत है ना, त्रिस्तरीय, उसी प्रकार ये भी त्रिस्तरीय संरचना है इसकी। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसकी मुख्यालय कहाँ पर? इसका चेन्नई में। इसका मुख्य कार्य क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार और विदेशी मामलों से संबंधित, यानी जो बायोपायरेसी के मामले हैं ना वो कहाँ पर देखे जाएंगे? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA। इससे नीचे वाले कौन सा स्तर है? राज्यों के लेवल पे राज्य जैव विविधता बोर्ड SBBS। ये इसके मुख्य कार्य क्या है? भारतीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक उपयोग और अनुरोध को नियंत्रित करती है। यदि कोई उस राज्य क्षेत्र में कोई भारतीय कोई संस्था वगैरह है वो उस जीविका या जैव विविधता का उपयोग करना चाहती है तो उसके लिए परमिशन वगैरह का राज्य जैव विविधता बोर्ड देखती है। और जो स्थानीय स्तर पे है, पंचायती क्षेत्र के स्तर पे है, वो कौन सा है? जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ। ये स्थानीय निकाय के स्तर पे है। जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ ही, ध्यान रखना, ये पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर भी तैयार करती हैं। पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है? इसमें स्थानीय जैव संसाधन जो भी अपना पारंपरिक ज्ञान वगैरह है, औषधियों का ज्ञान वगैरह, उनको इस रजिस्टर में रखा जाता है। तो यूपीएससी पीटी का प्रश्न है कि पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर किस कानून के तहत आया था? 2002 के तहत। कौन तैयार करता है ये? जैव प्रबंधन समितियाँ तैयार करती हैं। कौन से लेवल की होती हैं ये? स्थानीय लेवल की। ध्यान रखना, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में, PBR। अब एक दूसरा है जैव विविधता विरासत स्थल। जैव विविधता विरासत स्थल, यानी कोई ऐसा स्थल जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्व रखता है तो अपन उसको विरासत स्थल घोषित कर देते हैं। जैसे अपनी कोई किला वगैरह, इनको विरासत स्थल के रूप में घोषित करके रखते हैं ना, उसी प्रकार यह भी है। तो जैव विविधता विरासत स्थल जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 उसके द्वारा राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। कौन जैव विविधता विरासत स्थल कौन तय करता है? राज्य सरकार। कौन सी जगहों को? जो अद्वितीय रूप से पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र है, यानी अद्वितीय रूप से पारिस्थितिक क्षेत्र जो नाजुक है उनको जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया जाता है। फरवरी 2024 तक ऐसे कितने स्थल थे? 45 स्थल थे। जैव विविधता विरासत स्थल फरवरी 2024 तक 45 थे। सबसे पहला कौन सा था? नेल्लूर इमली ग्राम। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पाषाण काल में इमली ग्राम का नाम सुना होगा। तो नेल्लूर इमली ग्राम है, उसको पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये कहाँ पर है? कर्नाटक। और कब घोषित किया गया था? 2007 के अंदर। और जब जो सबसे नया है वो है गुप्तेश्वर वन। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो फैक्ट के रूप में ध्यान रखना, अब तक पढ़े उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? जैव विविधता पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर और जैव विविधता विरासत स्थल कौन घोषित करता है? किसको अधिकार दिया गया इसका? राज्य सरकार को। ऑप्शन में कन्फ्यूजन करने के लिए क्या आ सकता है कि जैव विविधता विरासत स्थल केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं या इनका अधिकार केंद्र सरकार को है? नहीं, राज्य सरकार को अधिकार है। ये कौन से एक्ट के तहत आए थे? BDS 2002 की। अब बात करते हैं वन अधिकार अधिनियम। ये वन अधिकार अधिनियम 2006 इम्पोर्टेंट है। इसको अपन पूरा डीपली आगे कवर करेंगे जब अपन जनजातियों वगैरह में बात करेंगे कि जो वन के जो निवासी हैं उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं।
वन अधिकार अधिनियम 2006, इसमें पारंपरिक ज्ञान से संबंधित बौद्धिक संपदा पर सामुदायिक अधिकार को मान्यता दी गई, यानी जो वहाँ के निवासी हैं उनको वन के किस क्षेत्र पर कितना अधिकार रहेगा उसके बारे में बात की गई है 2006 के FRA एक्ट के में। अच्छा, इसका आधार कहाँ से तय हुआ है? इसका आधार BDA जो अपना जैव विविधता अधिनियम 2002 है, इसी से इसका आधार तय हुआ था और इसी के द्वारा संस्थागत तंत्र प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं भारत में जो संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र यानी जो IUCN के रेड लिस्ट द्वारा जो जीव वगैरह प्रजातियाँ वगैरह तय की गई थी ना, उनके लिए संरक्षण करने के लिए कुछ क्षेत्रों को आरक्षित किया जाएगा ना, वो संरक्षित क्षेत्र। वन्यजीव अधिनियम 1972, तो दो एक्टों के तहत, एक तो वन्यजीव अधिनियम 1972 था, उसके द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया और इसकी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है NBWL, उसका अध्यक्ष PM होता है, पर्यावरण मंत्री नहीं होता। अच्छा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 था। इसका आधार जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना अपना, उसमें वन और वो जो वन्य जीव थे उनको संरक्षण पहले की उस अनुसूची में था, राज्य अनुसूची में था, लेकिन उनको समवर्ती अनुसूची में कर दिया गया। इसका मतलब समझो कि पहले यदि कोई कानून है या कोई विषय है जो राज्य सूची में आरक्षित किया हुआ है तो उस पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है, केंद्र का अधिकार नहीं होता था। लेकिन जब उसको समवर्ती सूची में घोषित कर दिया गया तो वहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं और ज़्यादा प्रभावी कानून किसका होगा? केंद्र का कानून अधिक प्रभावी होगा। और यदि कोई राज्य का कानून है जो केंद्र के कानून का उल्लंघन करता है तो वो उस सीमा तक निष्प्रभाव हो जाएगा जहाँ तक केंद्र का कानून आता है। तो इसका आधार हो गया था 42वें संविधान संशोधन से ही, क्योंकि जब इसको वन और वन्य जीव पक्षुओं और पक्षियों का संरक्षण से संबंधित जो राज्य सूची का अधिकार था उसको समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972। क्या इससे पहले भी कोई अपने नेशनल पार्क थे? हाँ, ऐसा नहीं है कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया 1972, इससे पहले कोई नेशनल पार्क नहीं था, उससे पहले 5 नेशनल पार्क थे, तो ध्यान रखना। जब वन्यजीव अधिनियम में क्या बात की गई? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन के लिए इसकी मंजूरी आवश्यक है। जो अपना नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी परिवर्तन करना है इसकी सीमाओं में, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की परमिशन लेना होगा। दूसरे नंबर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण आया था 1952 में। ये किसके तहत ही आया था? 1975 के अधिनियम के तहत ही। जो 2006 का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ना, इसके बारे में ध्यान रखना, इसको संशोधित करके 2006 में वैधानिक निकाय घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं WPA की अनुसूची, कौन कौन सी अनुसूची है इसकी। देखो 2022 में संशोधन करके, पहले तो शुरू में कितनी थी? 6 थी। ध्यान रखना, जो WPA की अनुसूची है वो 6 थी, जिसको 2022 में संशोधन करके 4 कर दिया गया है। तो 4 अनुसूचियों में पहली अनुसूची में कौन से जीव आते हैं? उच्चतम सुरक्षा वाले। आपको पता होगा कि अपन जब IUCN रेड लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे तो साइट्स का कार्यक्रम के बारे में बात किए थे कि उसमें 4 अनुसूचियाँ होती हैं। तो जो क्रिटिकल इंडेंजर और जो अत्यधिक सुरक्षा जिनको आवश्यकता है, इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर यानी उच्चतम सुरक्षा की आवश्यकता है, उनको अनुसूची 1 में रखा जाता है। अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4, ही 4 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं। अनुसूची 3 में जो पौधे हो गए हैं, ध्यान रखना, अनुसूची 3 में पौधे आते हैं। और कौन से पौधे? जिनकी कृषि नहीं की जानी चाहिए या कृषि कर रहे हैं तो उसके लाइसेंस की आवश्यकता है। और अनुसूची 4 में जो साइट्स के परिशिष्ट 3, साइट्स में भी अनुसूची है, 4 अनुसूची है, तो उसके जो तीसरी अनुसूची में जो आता है ना, उसको अनुसूची 4 में शामिल कर दिया गया। तो 2022 में संशोधन करके क्या किया कि साइट्स को भी अपने कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया अपने अनुसूचियों के अंदर। अब बात करते हैं संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, ये किसकी सलाह पर किए जाते हैं? NBWL। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होता है। ध्यान रखना, वन मंत्री नहीं होता इसका अध्यक्ष। कुल कितने हैं? 107 है। क्या अपने को 107 रटने हैं क्या कि कौन सा कहाँ पर है? अपन मैप खोल के बैठ जाएं कि जम्मू कश्मीर में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं नेशनल पार्क, उनको रटने की जरूरत नहीं है। अपन केवल PT 365 से उन नेशनल पार्क को देखेंगे जो चर्चा में है, और उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी है कि वहाँ पर कोई मुख्य जीव कौन सा पाया जाता है, चर्चा में क्यों था, और कौन से स्थान पे है, आसपास कौन सी नदी गुजर रही है,
ये सारी डिटेल अपन PT 365 से क्लियर करेंगे ताकि अपने को पूरे 107 रटना ना पड़े। और यदि UPSC PT में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में तो अपन उसको अटेंड कर पाएँ। कुल कितने हैं? 107 है। सर्वाधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 11। उसके बाद अंडमान निकोबार में 9 है और असम में 7 है। सबसे छोटा कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। सबसे छोटा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे बड़ा कौन सा है? साउथ पट्टन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ध्यान रखना, जो नेशनल पार्क होते हैं उसको वन्यजीव अभ्यारण्य में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये अत्यधिक सुरक्षा वाले क्षेत्र होते हैं। अब इसको कम सुरक्षा वाले क्षेत्र में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य में डाउनग्रेड नहीं किया जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होता है अब आगे बात करेंगे उसका। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय उद्यान होता है एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें पूरा पारिस्थितिक तंत्र आता है ना, उसका पूरे का संरक्षण किया जाता है। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किसी एक जीव के लिए होता है। तो पूरे पारिस्थितिक तंत्र से डाउनग्रेड करके उसको केवल एक जीव के लिए आरक्षित थोड़ी करेंगे। तो ध्यान रखना, इसको वन्यजीव अभ्यारण्य में डाउनग्रेड नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। ये किसके द्वारा आया था? जो वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 थे उसी के द्वारा आया है। दोनों राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव उद्यान अभ्यारण्य। इसके लिए भी सीमा में जब परिवर्तन करना होगा तो NBWL की अनुमति चाहिए होगी। NBWL के अध्यक्ष कौन है? PM है। ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS नेशनल पार्क की तुलना में कम प्रतिबंधात्मक होते हैं। जो नेशनल पार्क है ये अत्यधिक प्रतिबंध वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ बहुत ही सीमित होती हैं। और वन्यजीव अभ्यारण्य है कम प्रतिबंध है, इसलिए यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ होती हैं लेकिन उनको विनियमित किया जाता है। चराई वन उपज की अनुमति प्राप्त है। यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या किया जाता है? विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वहाँ पर क्या किया जाता है? संपूर्ण पारिस्थितिकी का संरक्षण किया जाता है। दोनों में अंतर समझ में आया ना? इसमें एक विशेष प्रजाति है और इसमें पूरा पारितंत्र शामिल होता है। बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको पता हो तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना काफ़ी चर्चा में रहती है और UPSC PT में भी पूछा गया है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत है। वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 13 को शामिल किया गया है। पहले 12 थे, अब 2025 में एक और नया शामिल कर लिया गया है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है? मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंधों को संतुलित किया जाता है। आपको पता होगा कि जो बाघ वगैरह होते हैं उनका संघर्ष, जो वन्य जीव होता है बाघ वगैरह और दूसरे जो जानवर हैं उनके साथ मानव का संघर्ष बना रहता है, तो उसको कम किया जा सके और पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता को भी संरक्षित किया जा सके, इसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना आई थी। बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसको 3 जोन में विभाजित किया जाता है, यानी और ये जोन किस आधार पर बनाया जाता है? उसके प्रतिबंध के आधार पर। जो कोर जोन होता है उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कोर जोन में कौन सा अच्छा बायोस्फीयर रिजर्व ध्यान रखना बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें नेशनल पार्क भी शामिल है और राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो दोनों इसके अंदर ही सीमित हो जाते हैं। UPSC PT में 2023 में प्रश्न पूछा गया था, आगे देखेंगे वो कौन सा प्रश्न था। तो 3 जोन है, जो सबसे कोर जोन है वो कानूनी संरक्षण प्राप्त है, उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ शामिल है। उसके बाद कोर जोन हो गया, देखो कोई भी क्षेत्र हो गया, ये कोर वाला क्षेत्र हो गया यानी सबसे खतरनाक, उसके बाद थोड़ा कम और उसके बाद थोड़ा कम। तो इसमें तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई। अब इसमें कौन सा आता है? इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए परमिशन दे दी जाती है, शिक्षा के उद्देश्य से या वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं वहाँ पर प्रजातियाँ या पौधों के ऊपर। और जो लास्ट में होता है मानव बस्ती के पास में होता है उसको संक्रमण वाला क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि मानव और जंगल के बीच का संक्रमण का क्षेत्र हो जाता है। इसको बफर जोन के बाद आता है ये संरक्षण क्षेत्र, यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ की जा सकती हैं। 3 जोनों में विभाजित किया जाता है। कोर जोन मतलब बहुत अत्यधिक संरक्षण प्राप्त है कानूनी रूप से, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे। उसके बाद बफर क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के उद्देश्य से अनुमति दी जा सकती है। और फिर आता है संक्रमण क्षेत्र, यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ की जा सकती हैं। अब बात करते हैं चौथा, संरक्षण रिजर्व या सामुदायिक रिजर्व। दोनों के बारे में एक एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो संरक्षण रिजर्व है वो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए जाते हैं और जो सामुदायिक रिजर्व होते हैं वो सरकारी भूमि नहीं होती, वो निजी भूमि या सामुदायिक
स्वामित्व वाली जो भूमि होती है उस पर बनाए जाते हैं। अच्छा, अब तक अपन ने जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात की, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की और राष्ट्रीय उद्यान की बात की, वो 1972 का जो अधिनियम था उसके तहत बनाए जाते थे। लेकिन जो सामुदायिक रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2002 वाला एक्ट है उसके द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें इसकी संकल्पना आई थी। और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में बफर जोन या गलियारे का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये नेशनल पार्क हो गया, ये दूसरा नेशनल पार्क हो गया, इसके बीच में जो बफर जोन या जो गलियारा होता है ना, उसका निर्माण करने के लिए सामुदायिक रिजर्व या संरक्षित रिजर्व घोषित किया जाता है। अब अपन जो बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये केवल 18 है, तो इस 18 के बारे में तो अपने पता रखना जरूरी है। और ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, लगभग संपूर्ण भारत को कवर कर लेते हैं ये 18। सबसे ऊपर कौन सा है, एक सेकेंड, इसको अपन मैप के द्वारा करते हैं। ये हो गया अपना प्यारा भारत। देखो भारत है ना, समझ जाना तुम लोग। सबसे ऊपर टॉप पर कौन सा आता है, शीत मरुस्थल। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। शीत मरुस्थल जो अभी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इसको लेटेस्ट दर्जा दिया गया था, और 13वां जो स्थल है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में वो है शीत मरुस्थल। उसके बाद में देखो, अब टॉप से ऊपर से चलते आ रहे हैं अपन, है ना, ध्यान रखना। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से नीचे उत्तराखंड, वहाँ पर कौन सा है, नंदा देवी। फिर अपना सिक्किम आ गया, सिक्किम का क्षेत्र में कंचनजंगा। फिर आ गया असम, असम में 2 हैं, मानस और डिब्रू सिकोवा। असम में कितने हैं, 2, कौन सा, मानस और डिब्रू सिकोवा। ध्यान रखना, डिब्रू सिकोवा है उसको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में दर्जा नहीं दिया गया है। और जो कंचनजंगा है यूनेस्को की प्राकृतिक और मिश्रित, सॉरी प्राकृतिक नहीं है ये, मिश्रित। आपको पता होगा ना, यूनेस्को 3 धरोहर निकालता है, प्राकृतिक और मिश्रित धरोहर, और जो सांस्कृतिक धरोहर होते हैं वो निकालता है। तो जो मिश्रित धरोहर है उसमें कंचनजंगा शामिल है, केवल एकमात्र भारत की। मानस है वो भी यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल है। असम में 2 थे, मानस, डिब्रू सिकोवा। डिब्रू सिकोवा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। उसके बाद दियांग दिबांग, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर नोकरेक, ये कहाँ पर है, उसके नीचे मेघालय में। फिर आ गए अपन वापस मुख्य भारत की धारा में, सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखना, सुंदरवन रामसर साइट भी है और यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर भी है। सुंदरवन से यानी पश्चिम बंगाल से थोड़ा नीचे चले तो सिमलीपाल, ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। फिर उड़ीसा से अपन मध्य भारत की ओर आए तो एमपी में 2 है, पंचमंडी और पन्ना। जो पन्ना वाला है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। उसके बाद आगे आए मध्य भारत से आगे गुजरात में। गुजरात में कौन सा है, कच्छ का रेगिस्तान है ना वो, तो वो भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। फिर वापस अपन नीचे की ओर गए तो आंध्रा में शेषाचलम भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं वो क्षेत्र या वो बायोस्फीयर रिजर्व जो 2 राज्यों में सीमाओं में है। अब तक के जो जितने भी थे ये केवल एक राज्य की सीमा में आते थे, यानी जो 13 थे वो एक राज्य की सीमा में आते थे। लेकिन बाकी जो है वो या तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमाओं में आते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व। कौन से हैं, अचानकमार, अमरकंटक कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में आता है। मन्नार खाड़ी केवल तमिलनाडु में आता है। ये रामसर साइट है मन्नार खाड़ी, ध्यान रखना। अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में, यानी ये सबसे नीचे कौन सा हो गया, मन्नार खाड़ी से ऊपर अगस्तमलाई, ये कौन सा, केरल और तमिलनाडु दोनों में शामिल है। इससे ऊपर कौन सा आएगा, नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों में शामिल है। और जो एक है अपना ग्रेट निकोबार, जो निकोबार वाले क्षेत्र को कवर करता है। तो ये हो गए अपने 18 बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से नहीं है, डिब्रू सिकोवा कहाँ पर है, असम में। दियांग दिबांग ये भी शामिल नहीं है। पन्ना मध्य प्रदेश का, कच्छ और शेषाचलम, ये 5 मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। 5 कौन से, 2 हैं अपने पूर्वोत्तर भारत में, यानी डिब्रू सिकोवा और दियांग दिबांग। फिर मध्य भारत में पन्ना, और पन्ना के पास में कच्छ है, गुजरात में है ना, तो कच्छ भी शामिल नहीं है। और फिर आ गया शेषाचलम आंध्रा के अंदर, ये भी शामिल नहीं है। और जो सभी से लेटेस्ट शामिल हुआ तो कौन सा है, शीत मरुस्थल, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है।
अब बात कर लेते हैं वो बायोस्फीयर रिजर्व जो पीटी में पूछे जा चुके हैं या इम्पोर्टेंट है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। कावेरी की सहायक नदियाँ, ध्यान रखना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, भवानी, मोयार और काबिनी, ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से कावेरी नदी की सहायक नदियाँ गुजरती हैं। इसके अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ शामिल हो जाती हैं। तो मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और साइलेंट वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा में। जीव कौन से पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ये याद रखना है ना, रट लेना। नीलगिरी तहर कौन सी कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड। लोयन टेल्ड मकाऊ इंडेंजर्ड, ये दोनों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के स्थानीय जीव हैं। नंदन देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यूपीएससी पीटी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। नीलगिरी तहर किससे संबंधित है, ध्यान रखना। ऐसे कहीं इसको ऐसे सोचो कि कोई फैक्ट है, फालतू में याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, यहाँ पर नदी कौन सी है, अलकनंदा, धौली गंगा, ऋषि गंगा। और इसको फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर शामिल है। कौन सा जीव पाया जाता है, हिमतेंदुआ पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है, कस्तूरी मृग इंडेंजर्ड कैटेगरी में, ध्यान रखना। और भरल यानी नीली भेड़ भी यहाँ पर जीव है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व गंगा, भरतपुर और मेघना के डेल्टा पर बना हुआ है। यहाँ पर कौन सा जीव पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। इसके बाद मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखना मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का पहला। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में। यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री घास के मैदान और मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर जीव कौन सा पाया जाता है, डुगोंग। ये आपको याद होगा, आपने यदि PYQ किए हैं तो डुगोंग से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। और यहाँ पर जो मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर डुगोंग संरक्षण जीव भी रिजर्व भी पाया जाता है। कब इसकी स्थापना की गई थी, 2022 में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की गई थी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान रखना जो बाघ होता है उस पर जो काली धारियाँ होती हैं, एक बाघ पाया जाता है जो काला कलर का होता है, उसमें काली काली धारियाँ होती हैं उस टाइगर पर, वो कहाँ पर पाया जाता है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अभी आगे बात करेंगे टाइगर वाले में, बात करेंगे तब बताऊंगा ये क्यों पाया जाता है मेलेनिस्टिक बाघ। फैक्ट के रूप में मतलब कुछ खास विशेषता ना इनकी, उनको याद रखने की जरूरी है। अब बात करते हैं अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की। नेपार, पेयपार और सेरुंद्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। और किलकड़ मुडनथुराई टाइगर रिजर्व भी अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। तो ये अपने बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जब बात करेंगे उसमें क्या बात करेंगे, वन अधिकार अधिनियम के बारे में बात करेंगे, वन संरक्षण और सामुदायिक अधिकार के बारे में बात करेंगे कि जो सामुदायिक हैं लोग हैं या जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। और वन संरक्षण की मुद्दा अभी 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में चर्चा में रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। वन अधिकार अधिनियम क्या है, और फिर अपन उसके बाद में प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हुआ और प्रोजेक्ट डॉल्फिन हुई, प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ। जो भी महत्वपूर्ण 4-5 प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। फिर अपनी जैव विविधता कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे पीटी के अनुसार उनको अपन नेक्स्ट अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे इसको, यानी कि इसको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको जैसे इन्वायरमेंट कहीं कंप्लीट हुई तो इसको ड्रॉप कर देंगे, नहीं, इसको हमेशा अपडेट करते रहेंगे। और अपन जो भी PT 365 आएगी उसको कवर करेंगे, तब इम्पोर्टेंट जो भी हैं PT के लिए उनकी और बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के बाद अपनी जैव विविधता कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपना बचेगा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। लगभग 2 या 3 क्लास उनमें लगेंगी और अपनी पूरी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी लगभग 5 घंटे के आसपास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।